स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, सो लास्ट मेडिकल टेक्निक एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सबसे जो होता है सिक्योर किस्म की टेक्निक है। इसके हैजर्डस, इसके नुकसान बहुत कम है, बल्कि मेरे ख्याल से है ही नहीं। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लेकिन ये ज़रा एक्सपेंसिव होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है। और जिन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कोई मेटल्स इम्प्लांट कराई हुई हैं, जैसे किसी ने फिलिंग कराई होती है, मेटेलिक फिलिंग, दांत होता है जी मेटल का, या कोई और चीज़ होती है, तो उनकी एमआरआई पहले तो मुमकिन नहीं थी, अब पता नहीं, मुझे मेरे ख्याल से नहीं हो सकती उनकी। अच्छा बेटा, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पहले इसकी बेस सुन लें। आपको पता है एटम न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव पार्ट, और इलेक्ट्रॉन होते हैं रिवॉल्व कर रहे हैं। हमने पढ़ा था जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ होता है, इट इज ओनली ए चार्ज पार्टिकल, देयर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है उसकी। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, आई टोल्ड यू अ मूविंग चार्ज इज अ मैग्नेट, ऑल्सो अ मैग्नेट। मूविंग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रहा होता है। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो तो कैंसिल कर रहे होंगे, तीसरा कैंसिल नहीं हो रहा होता। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और उसके घूमने से क्या हो रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं या एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके घूमने से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हुआ, चेंजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हुआ। उसके अंदर एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। उससे क्या होगा, न्यूक्लियस स्पिन करने लग जाएगा, न्यूक्लियस से फोर्स लगेगी और वो स्पिन करेगा, स्पिन। अच्छा, स्पिनिंग की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस भी मैग्नेट बन जाएगा, भाई मूव कर रहा है ना, स्पिन कर रहा है। अब अ स्पिनिंग न्यूक्लियस इज अ टाइनी मैग्नेट। स्पिनिंग न्यूक्लियस जिनके अंदर भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उन न्यूक्लियाई में स्पिन होता है, स्पिन कर रहे होते हैं। डिटेल नहीं चाहिए आपको, यहीं से शुरू होता है। द न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोस्टली दे हैव अ स्पिन, स्पिन कर रहे हैं। आप ऐसे सपोज करें ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस पे एक ही प्रोटॉन है और ये स्पिन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, यू स्पिन कर रहा है। अब आप सपोज करें कि ये न्यूक्लियस है ना, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने पैचेस बना दिए जैसे फुटबॉल के ऊपर नहीं होते। मैंने सपोज किया कि फुटबॉल की तरह इसके चार्ज, इसकी सरफेस पे जो चार्ज है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, फुटबॉल की तरह पॉजिटिव चार्जेस है और ये स्पिन कर रहा है, यूं घूम रहा है, यूं। अच्छा, अब एक मिनट जरा ज़हन में लेके आए, याद है आपको सॉलिनॉइड में जब करंट पास होता है, इस तरफ को करंट पास हो रहा हो, अपने राइट हैंड की फिंगर्स यूं यूं करंट पास हो रहा है, यूं कर्ल कर ले तो ये साइड बन जाती है नॉर्थ, ये बन जाती है साउथ। करंट के इस तरह जाने से ये नॉर्थ बन गई, ये साउथ बन गई, राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अब ये पॉजिटिव पैचेस हैं, मैंने सपोज कर लिया कि न्यूक्लियस की सरफेस से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पैचेस की फॉर्म में है। एवरी पैच इज एन इंडिपेंडेंट चार्ज और ये घूम रहा है, पॉजिटिव चार्जेस है, ये घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं ना, ये चल रहे हैं। आप ऐसा सोचो, ये न्यूक्लियस है, इसकी सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्जेस है और ये घूम रहे हैं, सॉरी, हाँ जी, यूं घूम रहे हैं, यूं घूमने की वजह से चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, तो ये करंट डायरेक्शन है। यूं अपने राइट हैंड की फिंगर्स उधर कर्ल करें तो थंब ऊपर आ जाएगा नॉर्थ पोल, जैसे यहां पे नहीं है, करंट उधर जा रहा हो तो अपने फिंगर्स कर्ल करें तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अब ये न्यूक्लियस की सरफेस है, हर सरफेस अलग अलग पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रही है और ये घूम रहा है यूं। इसके घूमने से क्या होगा, इसके घूमने से मतलब करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है, ये घूम रहा है तो आप समझे ये करंट यूं जा रहा है। पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट करंट होती है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा होता है वो करंट होती है। तो करंट डायरेक्शन इस तरह है, तो करंट डायरेक्शन इस तरह होने से अपने राइट हैंड फिंगर्स कर्ल करें तो ये साइड बन जाएगी नॉर्थ, ये बन जाएगी साउथ। क्या मतलब, न्यूक्लियस ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनके अंदर हैं वो स्पिन कर रहे हैं। बस यहां से स्टार्ट करें, द न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन दे आर स्पिनिंग। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, इट इज स्पिनिंग, स्पिन कर रहे हैं। ड्यू टू दिस स्पिन दे बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट्स, ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और इस मैग्नेट की पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल से।
जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियस जा रहा है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स वैसे कर्ल कर ले, मतलब करंट वहां जा रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट करंट होती है, तो थंब जिस साइड पे आएगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल पे एरो लगा दिया और ये साउथ पोल। तो पहला पॉइंट क्या है, द न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस अ स्पिन, देयरफॉर दे बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। चार्ज पार्टिकल जब भी मूव कर रहा होता है वो मैग्नेट होता है, स्पिन कर रहा होता है वो मैग्नेट होता है। जिस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स उस तरह कर्ल कर ले, तो आपका थंब बताएगा नॉर्थ कौन सा और साउथ कौन सा है, उस स्पिनिंग न्यूक्लियाई की पोलैरिटी पता चल जाएगी। अब ये जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है, अगर आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, बेटा मैं मैंने कॉन्सेप्ट समझा दो फिर लिखवाता हूं। अगर मैं इसी को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, क्या मतलब, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, if this nuclei which is a tiny magnet is displaced in an external magnetic field, तो क्या होगा, ये भी नॉर्थ है ना, ये साउथ है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स यूं लगेगी और सिर्फ फोर्स यूं लगेगी, तो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा, ये इस पोजीशन में नहीं रहेगा, ये किस पोजीशन में आ जाएगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन होना चाहिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी तो नॉर्थ टू साउथ है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है ना, नॉर्थ टू साउथ है ना, ये उस तरह होना चाहिए। अलग से ड्रॉ करता हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूं है, अब इस पे जो टाइनी मैग्नेट है वो ऑलमोस्ट यूं हो जाएगा, हंड्रेड परसेंट परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होता क्योंकि एटम्स एक दूसरे में अरेंज होते हैं, एक दूसरे पे रिपेल अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये इस तरह हो जाएगा ऑलमोस्ट। अच्छा, अब ये इस तरह होने के बाद क्या करेगा बेटा, पहले यूं घूम रहा था ना, यूं घूम रहा था, यूं घूम रहा था, यूं घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, अब उधर हो गया। इसके घूमने से मैग्नेटिक फील्ड भी, अब जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट यूं होके बाद यूं प्रिसेस करेगा, उसके अबाउट घूमता भी रहेगा, स्पिनिंग तो जारी रहेगी, इसकी स्पिनिंग है तो मैग्नेट है ना पुत्र, स्पिनिंग भी जारी रहेगी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूं है नॉर्थ टू साउथ, और इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, यूं हो गया, घूमते घूमते यूं हो गया, अब यूं घूमने लग गया, प्रिसेस करने लग गया, रोटेट करने लग गया अबाउट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ऐसे ही जैसे टॉप लट्टू ग्रेविटेशनल फील्ड में रोटेट करता है ना, बेब्लेड ग्रेविटेशनल फील्ड में रोटेट करता है ना, तो ये क्या करेगा, ये टाइनी मैग्नेट प्रिसेस करेगा, यू नो, इस मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट ये यूं प्रिसेस करेगा, प्रिसेस का मतलब है रोटेट करेगा, इट विल रोटेट लाइक दिस। तो दोबारा सुनिए, पहला भाग क्या है, द न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस अ स्पिन, ड्यू टू देयर स्पिन दे बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट्स। When this spinning nuclei is placed in a magnetic field, it tends to align with the external magnetic field, but this alignment is not perfect, and this tiny magnets start to precess about the external magnetic field. और जो इसकी precessional rotational frequency होती है is called Larmor frequency. It starts to precess. मैं लिखवा दूंगा आपको, समझ लें। Precess, precess का मतलब होता है रोटेट विद Larmor frequency। इस फ्रीक्वेंसी का नाम है Larmor frequency। हाँ जी, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का स्पिन होता है, स्पिनिंग की वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, उनकी पोलैरिटी नॉर्थ साउथ होती है। जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे अलाइन होना चाहते हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट लट्टू की तरह, बेब्लेड की तरह प्रिसेस करने लग जाते हैं विद द Larmor frequency। ये Larmor frequency दो चीजों पे डिपेंड करती है। Larmor frequency डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियाई एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट डिपेंड्स, Larmor frequency depends on nature of nuclei, and number two, magnetic field strength। magnetic field strength B पे डिपेंड करती है। अच्छा, नेचर ऑफ न्यूक्लियाई तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, उसकी छोड़ दें। ये किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी Larmor frequency ज्यादा होगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी उतनी Larmor frequency कम होगी।
अच्छा पुत्र, आपको पता है, अब एक मिनट प्लीज जरा गौर से सुनिए। ये एक बॉडी है बेटा, जरा प्लीज कॉन्सेप्ट समझना आपने। एक बॉडी है, रॉड है ए बी, प्लीज पहले समझ ले फिर मैं लिखवा दूंगा। ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है। जब मैं ए लेवल की फिजिक्स तैयार कर रहा था, जब सिलेबस चेंज हुआ, मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल जो हुई ना समझने में बार बार वो एमआरआई में, ये समझ ही नहीं आती थी। फिर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे सिमुलेशन देखी, तो फिर समझ में आई ये क्या चीज है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लें इसको प्लीज। फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है ए बी, इससे फोर्स लगती है इस साइड पे, इससे फोर्स लगती है इस साइड पे। तो अगर ये इस पोजीशन में आ जाता है, देखो यूं घूम जाता है, ए साइड इधर आ जाती है और बी साइड इधर आ जाती है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया ना, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम आ गया। और स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? लोअर एनर्जी स्टेट। ये लोअर एनर्जी स्टेट है। लोअर एनर्जी स्टेट क्या है कि भाई ए पे फोर्स राइट पे लग रही थी, ए राइट पे चला गया है, बी पे फोर्स लेफ्ट पे लग रही थी, बी लेफ्ट पे चला गया है। ये इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबिलिटी कब होती है? जब एनर्जी लेवल लो होता है। ये लोअर एनर्जी स्टेट है, जब कोई चीज उसी डायरेक्शन में चली जाए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ये मार्कर पे अर्थ नीचे पुल कर, ये नीचे चला जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, और ये लोअर एनर्जी स्टेट है। अगर ये मार्कर ऊपर जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो हाई एनर्जी स्टेट होती है। देखो बेटा, यहां भी इक्विलिब्रियम है। अगर ये यूं घूम जाए और अगर ये इस तरह घूम जाए, ये देखो ऐसे हो जाए कि फोर्स लग रही थी यूं, किसी वजह से ये यूं हो गया। लिसन, लुक एट द बोर्ड प्लीज। हाँ जी, ये साइड इधर आ जाए, ए पे फोर्स लग रही है इस साइड पे, फोर्स लग रही है इस साइड पे, राइट पे, और ये इधर हो गया। और बी पे फोर्स लग रही है लेफ्ट राइट पे, लेकिन बी इस साइड पे हो गया। अब देखो ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है ना, तो ये इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया है, टर्निंग इफेक्ट जीरो हो गया है, टॉर्क जीरो हो गया है ना। टॉर्क क्या होता है? कोई सी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, वो जीरो हो चुके हैं। तो जब वो जीरो हो गया है तो टॉर्क तो जीरो हो गया है, जब इस पोजीशन पे आ गया। फोर्सेस क्या लग रही है? इस साइड पे बेटा, ये फोर्स लग रही है इस साइड पे, ये फोर्स लग रही है इस साइड पे, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हाई एनर्जी स्टेट। बेसिकली क्या है ये? हाई एनर्जी स्टेट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हाई एनर्जी स्टेट, अनस्टेबल है ना। अनस्टेबल कोई चीज कब होती है? जब उसकी एनर्जी हाई होती है। स्टेबल कौन सी होती है? जिसकी एनर्जी लो होती है। तो नॉन लिसन में प्लीज। अब होता क्या है, जब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये बहुत सारे, एक तो नहीं है ना, बहुत सारे एटम्स हैं, तो बहुत सारे एटम्स तो यूं अलाइन हो जाते हैं ना, यूं अलाइन हो जाते हैं। ये जो अलाइन हो जाते हैं, यूं अलाइन हो जाते हैं, अलाइन नहीं हुए, प्रिसेस कर रहे हैं, तो ये लो एनर्जी स्टेट पे चले गए। लेकिन कुछ ऑपोजिटली अलाइन हो जाते हैं, कुछ ऑपोजिटली अलाइन हो जाते हैं, ये हाई एनर्जी स्टेट पर है। मोस्टली अलाइन हो जाते हैं, अलाइन होंगे तो टॉर्क जीरो होगा ना, ऑपोजिट अलाइन होंगे तो भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। जो अलाइन हो जाएंगे वो लो एनर्जी स्टेट, जो अलाइन ऑपोजिट अलाइन होंगे वो हाई एनर्जी स्टेट। दोबारा सुन लें, न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, दे हैव अ स्पिन। यहां से याद करें, स्पिनिंग की रीजन भी बताइए। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो न्यूक्लियस से फोर्स लगाता है, तो न्यूक्लियस स्पिन करने लग जाता है। अच्छा, अब न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, यहां से स्टार्ट करें। द न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, दे हैव अ स्पिन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ड्यू टू देयर स्पिन, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है, वो घूम रहा है, इट बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट। When they are tiny magnet, they have some polarity. It can be confirmed by right hand rule. जिस साइड पे घूम रहे हैं, राइट हैंड के फिंगर यूं करके रहे, ऊपर थंब नॉर्थ, नीचे साउथ। जब इस मैग्नेट को यू विल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ इसको रिपेल करेगा, इससे अलाइन होना चाहेगा। ये इस तरह होना चाहेगा, इस तरह 100% नहीं हो पाएगा, बल्कि होगा भी और यूं घूम रहा होगा, प्रिसेस कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा विद द लैमर फ्रीक्वेंसी। लैमर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियाई। अच्छा, जो अलाइन हो जाएंगे ये लो एनर्जी स्टेट, और कुछ अलाइन हो जाएंगे, कुछ यू अलाइन हो जाएंगे, ऑपोजिटली अलाइन हो जाएंगे। ये लो एनर्जी स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है। मोस्टली अलाइन हो जाएंगे लो एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट। अच्छा बेटा, अब जरा गौर से सुनिए,
हम इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं कि लैमर फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में आ जाए। जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है ना, लैमर फ्रीक्वेंसी भी उतने रीजन में आ जाए। वी अप्लाई सच अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला। हम टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ताकि लैमर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाए, रेडियो फ्रीक्वेंसी बन जाए, रेडियो फ्रीक्वेंसी में आ जाए 10⁻9 हर्ट्ज और लाइक 10⁻8 9 10 हर्ट्ज इतनी हो जाए। तो बेटा जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को यू प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, they start to process about external magnetic field with the Lambert frequency. We set the value of magnetic field, we select the value of magnetic field to such a value that the Lambert frequency lies in the radio frequency region. That the Lambert frequency lies in the radio frequency region. अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी में, रेडियो फ्रीक्वेंसी इनकी लैमर फ्रीक्वेंसी है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं रेडियो पल्स पास करूंगा, रेडियो वेव पास करूंगा, तो रेडियो वेव क्या करेगी, रेडियो वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऑसिलेट कर रहा होता है ना, तो उस पे एक पीरियोडिक फोर्स लगेगी। पीरियोडिक फोर्स, उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच करेगी तो ये रेजोनेट हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अगर मैं रेडियो पल्स पास करता हूं, रेडियो पल्स इस पे पीरियोडिक फोर्स लगाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी इनसे मैच करती है, तो ये रेजोनेट हो जाएंगे, एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट वाले हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे। पहले जो अलाइन थे वो ऑपोजिट अलाइन हो जाएंगे। एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, जैसे ही पल्स खत्म होगी क्या होगा, पल्स खत्म होगी, एक्साइटेड न्यूक्लियर डी एक्साइट होंगे, और जब वो डी एक्साइट होंगे तो रेडियो पल्स एमिट करेंगे। हम अंदाजा लगा लेंगे, हम चेक कर लेंगे कि वो पल्स कहां से आ रही है, उस साइज का इमेज बना देंगे। एनएमआर यूज करते हैं एमआरआई में, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एमआरआई में टू लोकेट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। हमारी बॉडी में सेल्स हैं, हम हाइड्रोकार्बन हैं, और हमारे अंदर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अबंडेंट है। हर हमारे न्यूक्लियस, हर हमारे सेल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और न्यूक्लियाई है। अगर हमें हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशंस पता चल जाएगी तो इंटरनल इमेज मिल जाएगा। बेटा हर स्ट्रक्चर में, बोन में हाइड्रोजन एटम का कोई और अरेंजमेंट होगा, फैट में हाइड्रोजन एटम्स का कोई और अरेंजमेंट होगा, ट्यूमर सेल्स में हाइड्रोजन एटम का कोई और अरेंजमेंट होगा। तो हमें एबनॉर्मेलिटी पता चल जाएगी अगर हम हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन पता चल जाएगी। अब हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन कैसे पता चलेगी, सब एटम्स इकट्ठे रेजोनेट होंगे, इकट्ठे डी एक्साइट होंगे। तो हम पता क्या करते हैं, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, हम पेशेंट को लेटाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जब पेशेंट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो कभी हम एक एरिया को रेजोनेट करवाते हैं, फिर दूसरे एरिया को, फिर तीसरे एरिया को, फिर चौथे एरिया को, फिर जो पल्सेस डी एक्साइटेड न्यूक्लियस से निकल रही होती है, डिटेक्टर और कंप्यूटर उसका इमेज बनाता है कि वो पल्स कहां से आ रही है, उसका इमेज बन जाता है, तो पेशेंट का इंटरनल इमेज आ जाता है। अभी सुनिए, आपको पहले ये समझा दूंगा। बेटा प्रोजेक्टर ऑन करेंगे, पहले समझ लिया, मैं लिखवाता हूं। केमिस्ट्री का एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। पहले आपको मैं एनएमआर समझा दूं, फिर एमआरआई में कैसे यूज होता है हम बात करेंगे इसकी।
नीचे नहीं हो सकता बस पकड़ना पड़ेगा just try it. Good. अच्छा बेटा ये जो सिमुलेशन है इसमें ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, स्पिनिंग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। रेड वाला नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। रेड वाली साइड इज नॉर्थ, जो स्पिन कर रहे हैं ना, तो स्पिनिंग की वजह से दे बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट। और सबको इन्होंने वर्टिकल प्लेन में दिखाया हुआ है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है, देखो ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। इन्होंने वर्टिकल प्लेन दिखाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, और नहीं दिखाया। अब ये बॉडी के अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, किसी का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है नॉर्थ, किसी का नॉर्थ नीचे है, किसी का राइट पे होता है, किसी का लेफ्ट पे होता है, वो नहीं दिखाया हुआ इन्होंने, इन्होंने सिर्फ ये दिखाया हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल्स है ना, इन पे मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। जी बेटा, ये एरोस क्या शो कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नीचे नॉर्थ पोल, ऊपर साउथ पोल। मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ चले गए, अलाइन हो गए। ये लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी स्टेट, ऑपोजिटली अलाइन है। जो अलाइन हो गए हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट पर है, जो ऑपोजिटली अलाइन है, ये ऑपोजिटली अलाइन है, ये ऑपोजिटली अलाइन है, ये ऑपोजिटली अलाइन है, ये ऑपोजिटली अलाइन है। ये क्या है, अच्छा ये चेंज भी होते रहती है। सो तो जो अलाइन हो गए हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट, जो अलाइन नहीं हो पाए वो हायर एनर्जी स्टेट। ये इन्होंने एनर्जी एक्सिस पे भी दिखाया हुआ है, ये देखो ये एनर्जी एक्सिस बनाया हुआ है लेफ्ट साइड पे। जो अलाइन हो गए हैं ये हाई एनर्जी स्टेट है, सॉरी जो अलाइन हो गए हैं वो लो एनर्जी स्टेट है, ये लो एनर्जी स्टेट, ये हाई एनर्जी स्टेट। जो ऑपोजिटली अलाइन हैं वो हाई एनर्जी स्टेट है। जो अलाइन नहीं है वो हाई एनर्जी स्टेट है, जो अलाइन हो गए हैं वो लो एनर्जी स्टेट है। अच्छा अब ये अलाइन हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे रेडियो पल्स पास करता हूँ, रेडियो पल्स पास कर रहा हूँ, और देखिए क्या होगा। मैं रेडियो पल्स पास करता हूँ इसके अंदर, ये देखो बेटा, ये आपको शेडोज नजर आ रहे हैं ऊपर जाते हुए, शेडोज। ये शेडोज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं रेडियो वेव पास कर रहा हूँ, रेडियो वेव पास कर रहा हूँ, रेडियो वेव। अच्छा अब उसकी फ्रीक्वेंसी इनमें से किसी से मैच नहीं कर रही, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जो रेडियो वेव पास कर रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी इतनी है, इस गैप के इक्वल नहीं है, उसकी एनर्जी इतनी है, ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो रेडियो वेव पास कर रहा हूँ उसकी एनर्जी कम है। अब मैं रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने लगा हूँ, तो मैं रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी यहां से बढ़ाऊंगा, नीचे से मैं रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा ये तेज हो गए, और ये गैप, उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, अभी इसके इक्वल नहीं आई। अब मैं रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा रहा हूं, और बढ़ा रहा हूं, और बढ़ा रहा हूं, और अब ये देखो मैंने रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी कर दी कि उसकी एनर्जी इस गैप के इक्वल हो गई, इस गैप की एनर्जी एक्सिस, एनर्जी लेवल्स है, उस गैप के इक्वल हो गई। अब क्या हो रहा है, ये जो रेडियो वेव जा रही है इसकी फ्रीक्वेंसी और इनकी लैमर फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। तो एटम्स क्या हो रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, साथ में डी एक्साइट हो रहे हैं। एक्साइट हो रहे हैं तो ऑपोजिटली अलाइन हो रहे हैं, ऑपोजिटली अलाइन हो रहे हैं, और जब डी एक्साइट हो रहे हैं तो पल्सेस एमिट कर रहे हैं। एक्साइटेड होते जा रहे हैं, डी एक्साइट होते जा रहे हैं, एक्साइट होते जा रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट ज्यादा देर तक नहीं रह सकती ना, इन्होंने प्रॉपर सिमुलेशन में नहीं दिखाया हुआ। जो रेडियो वेव पास कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की लैमर फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। तो एक्साइट होते जा रहे हैं, डी एक्साइट होते जा रहे हैं। एक्साइट हो रहे हैं तो ऑपोजिटली अलाइन हो रहे हैं, डी एक्साइट होते हैं फिर एक्साइट हो जाते हैं, डी एक्साइट होते देखो, डी एक्साइट हुए नीचे आए फिर एक्साइट हो गए, डी एक्साइट हुए फिर एक्साइट हो गए, नीचे आए फिर ऊपर चले गए, नीचे आए फिर ऊपर चले गए। इस रैंडमली हो साथ साथ होता जा रहा है। और जब ये डी एक्साइट हो रहे हैं पल्सेस एमिट कर रहे हैं, ये रेडियो पल्स एमिट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। दोबारा सुनिए, न्यूक्लियर हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन दे वर स्पिन, therefore they behave like tiny magnets and they have a magnetic field जो हम चेक कर सकते हैं। When this tiny magnet is placed in external magnetic field, the tiny magnet start to precess, rotate about the external magnetic field with the Lamer frequency.
Lemma frequency depends on nature of nuclei and magnetic field strength. We set the magnetic field strength ताकि उनकी Lemma frequency should lie in a radio region, radio frequency region. जब रेडियो वेव पास करेंगे तो ये एटम रेजोनेट होंगे, जब रेजोनेट होंगे तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, और जब डी एक्साइट होंगे तो उतनी एनर्जी एमिट करेंगे। ये थी क्या, दिस वाज एनएमआर। अब हमने क्या किया, एमआरआई में कैसे यूज किया इसको। बेटा एमआरआई पेशेंट है, ये पेशेंट है। इस पेशेंट के अंदर हाइड्रोजन एटम्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ हैं हाइड्रोजन एटम्स हैं, हर सेल में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अच्छा, हमने पेशेंट को लिखा दिया यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लिटाया ताकि इसके हाइड्रोजन एटम की जो लैमर फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो रीजन में आ जाए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से सुपरपोज किया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बड़े कॉइल्स, और यहां पे एक और आपको नजर आ रही है, ये वाले कॉइल्स और ये वाले कॉइल्स। ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोज कर दी है। अब यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1.1 टेस्ला है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 1.12 टेस्ला है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 1.13 टेस्ला है, मतलब चेंज होती जा रही है। यहां पे फॉर एग्जांपल 1.14 टेस्ला है। हर पोजीशन पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड है, फुली कैलिब्रेटेड है, फुली कैलिब्रेटेड है। ये जो पूरा रीजन है फुली कैलिब्रेटेड है। डिटेक्टर को पता है कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी है, यहाँ की लैमर फ्रीक्वेंसी इतनी है, इस रीजन की लैमर फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसलिए इधर हर रीजन की, ए रीजन, बी रीजन, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे एंड सब रीजन की लैमर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है। आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सुपरपोज कर दिया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हर पार्ट के लैमर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। डिटेक्टर नोज कि किस एरिया की लैमर फ्रीक्वेंसी क्या है, डिटेक्टर को पता है, फुली कैलिब्रेटेड फील्ड। अब क्या होगा, अब यहां पे मैं रेडियो पल्स पास करूंगा, रेडियो पल्स पास करूंगा तो वो पूरी बॉडी को रेजोनेट नहीं कराएगा, पूरी बॉडी के हाइड्रोजन एटम को रेजोनेट नहीं कराएगा, एक पर्टिकुलर एरिया को रेजोनेट कराएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए अप्लाई किया जाता है कि हाँ एक पर्टिकुलर एरिया, पूरी बॉडी की एमआरआई तो नहीं करनी होती है, तो ब्रेन की करनी है या बैकबोन की करनी है, किसी पर्टिकुलर एरिया की एमआरआई करनी होती है ना, तो ताकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से हम लोकेशन ऑफ डिटेक्शन कैन बी चेंज्ड, हम उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी की। अच्छा, अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं रेडियो पल्स पास करता हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बेटा मैंने रेडियो वेव पास की है, वो सिर्फ इस एरिया को रेजोनेट करा रहा है, इस एरिया को रेजोनेट करा रहा है, तो ये एक्साइट हो रहे हैं और साथ में डी एक्साइट, जब पल्स खत्म होती है तो डी एक्साइट होती है और पल्सेस एमिट करते हैं। डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्टर देखता है ये पल्स आ रही है, ये इस जगह पे आ रही है, वो इस जगह का इमेज बना देगा, वो इस जगह का इमेज बना देगा। हर हाइड्रोजन एटम की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इमेज बनेगा, तो बेटा ये एरिया का इमेज बन जाएगा। अच्छा, अगर मैंने इस एरिया का इमेज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं लैमर फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा या मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, अब इस ये वाला एरिया रेजोनेट हो जाएगा, इस वाले एटम्स की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से पास कर जाएगी। फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा, इस एरिया का इमेज आ जाएगा, फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा, इस एरिया, ये एरिया के एटम्स रेजोनेट होंगे और फिर इनका इमेज बन जाएगा। जो एटम भी रेजोनेट होकर डी एक्साइट होते हैं, पल्स एमिट करते हैं, पल्स से पता चल जाता है उनकी लोकेशन क्या है, उस लोकेशन का इमेज बन जाता है। अब अगर मैं चेंज करता हूं, मैं चेंज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूं मैं, अब देखिए ज्यादा ये एरिया भी रेजोनेट होने लग गया, पहले यहां से पल्सेस नहीं आ रही थी, अब यहां से पल्सेस आने लगे, मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया। अब जो रेडियो वेव आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी इस वाले एरिया से मैच कर रही है, अब इस जगह का इमेज बन जाएगा, डिटेक्टर इसका इमेज बना लेगा। अच्छा, अगर मैं इसमें ट्यूमर ऐड करता हूं, ये ट्यूमर है जी, ट्यूमर, यहां पे हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो जब ये एरिया रेजोनेट होगा तो उसका इमेज डिफरेंट बनेगा, तो एबनॉर्मेलिटी पता चल जाएगी कि ट्यूमर में हाइड्रोजन एटम का वो अरेंजमेंट नहीं होगा जो नॉर्मल हालात में होता है। हर टिश्यू में हाइड्रोजन एटम का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, देखो
मैं आपको इमेज दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये बैकबोन का एमआरआई है। बैकबोन, ये व्हाइट एरिया बोन का एरिया है, ये बोन मैरो नजर आ रही है गोल, देखो इस तरह का इमेज है बैकबोन का, ये नीचे वाला ज्यादा क्लियर है। ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन एमआरआई इमेज ऑफ द बैकबोन, बैकबोन का इमेज। व्हाइट व्हाइट एरिया क्या नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है बोन, ये बोन मैरो है, ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं और डिफरेंट चीजें। अगर यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी होगी, यहाँ पे कुछ और चीज इस तरह की क्लॉट बना होगा, इसका मतलब है यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है। तो यू नो जब बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं आप रेडियो पल्सेस, बॉडी से गुजरती हैं तो पर्टिकुलर एरिया को रेजोनेट करती हैं, पर्टिकुलर एरियाज के हाइड्रोजन एटम को रेजोनेट करती हैं। जो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं, जब वो डी एक्साइट होते हैं रेडियो पल्स एमिट करते हैं, तो डिटेक्टर क्या करता है, उस पल्स को डिटेक्ट करता है, उस लोकेशन का इमेज बना देता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम ये वाली है इसकी, देखें एमआरआई की ब्लॉक डायग्राम क्या है। ये पेशेंट है, पेशेंट, ये जो बॉक्स है रेक्टेंगल से, ये पेशेंट है, ये डॉट्स बनाए हुए पेशेंट के हाइड्रोजन एटम्स हैं। पेशेंट को लिटाया हुआ है आपने किस पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सुपर इम्पोज किया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग अप्लाई किया हुआ है ना, ताकि 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 क्या हो जाए, ताकि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं उनकी जो लैमर फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो रीजन में आ जाए। अच्छा, अब पूरे एरिया को रेजोनेट नहीं कराना, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, ताकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म सुपर इम्पोज कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, ताकि डिफरेंट पार्ट्स की लैमर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाए। जब हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगी तो लैमर फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो जाएगी ना। लेकिन ये फुली कैलिब्रेटेड है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई किया है, ताकि डिफरेंट पोजीशंस की डिफरेंट लैमर फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो हम लोकेशन ऑफ डिटेक्शन को चेंज कर सकें कि स्कल के इस पार्ट का एमआरआई करना है, कि स्कल के इस पार्ट का करना है, कि ब्रेन के इस पार्ट का करना है, कि आंखों की बैक साइड का करना है, तो हम चेंज कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके। अब होता क्या है, देखो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ये रेडियो पल्स जनरेट करता है, रेडियो पल्स गुजरती है तो फॉर एग्जांपल वो इस एरिया को रेजोनेट करा रही है, इस एरिया को रेजोनेट करा रही है। अच्छा, जैसे ही पल्स एंड होगी, ये एटम जो एक्साइटेड एटम से डी एक्साइट होंगे, रेडियो पल्स एमिट करेंगे। अब यही चीज, ये कॉइल जो है ना, ये आरएफ कॉइल, पहले ये जनरेटर था, अब ये रिसीवर बन जाएगा। वो जो फोटॉन्स एमिट होंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी के, ये उनको डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा और डिस्प्ले पे उनका इमेज बना देगा। इमेज वैसे ही बनेगा जो आपको नजर आ रहा है। एमआरआई, पेशेंट को लिटा दिया यहाँ पे, उसके ऑल अराउंड कॉइल्स हैं, वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फुली कैलिब्रेटेड है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है ताकि उसकी जो लैमर फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो रीजन में आ जाए। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसलिए अप्लाई किया कि डिफरेंट पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाए, उनकी लैमर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाए, तो हम पर्टिकुलर एरिया को रेजोनेट करा सके, कभी किसी को तो डिफरेंट एरियाज को रेजोनेट करा। अच्छा, जब ये रेजोनेट होंगे, एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे और जैसे ही पल्स खत्म होगी डी एक्साइट होंगे, एनर्जी एमिट करेंगे। जहां जहां से एनर्जी आ रही है, डिटेक्टर को उस लोकेशन का पता है, उस लोकेशन के हाइड्रोजन एटम का इमेज डॉट बना देगा। जब आपको हर हाइड्रोजन एटम की लोकेशन मालूम हो जाएगी तो इंटरनल इमेज मिल जाएगा। तो दिस इज एमआरआई, एमआरआई इन डिटेक्शन। तो सबसे पहले क्या करें, लिखिए बेटा इसको, प्रोजेक्टर को। अच्छा चलिए करते हैं। मैंने आपको लिखवाया कुछ नहीं है, तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। देखिए, न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैव अ स्पिन। न्यूक्लियाई हैविंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स possess a spin. Nuclei having odd number of protons possess a spin. Therefore they behave like tiny magnets. Next one लिखो. Therefore they behave like tiny magnets.
Therefore, they behave like tiny magnets. When these nuclei are placed in an external magnetic field, when these nuclei are placed in an external magnetic field, when these nuclei are placed in an external magnetic field, the nuclei start to precess. The nuclei start to precess. Precess means rotate. The nuclei starts to precess or rotate about the external magnetic field with Larmor frequency. Larmor frequency. इसको लैमोर भी कहते हैं, इसको लार्मोर भी कहते हैं, दोनों नाम है, वैसे ये होता है लैमोर और लार्मोर. They start to precess about the external magnetic field with Larmor frequency. Full stop. When these nuclei are placed in an external magnetic field, the nuclei start to precess about the external magnetic field with the Larmor frequency. Full stop. आगे लिखिए. The Larmor frequency depends on nature of nuclei and magnetic field strength. The Larmor frequency depends on nature of nuclei and magnetic field strength. Full stop. Next line लिखिए. When radio frequency pulse is applied to these nuclei, when radio frequency pulse is applied to these nuclei, radio frequency pulse is applied to these nuclei having same frequency as of their Larmor frequency, 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 the nuclei resonate and absorb energy. The nuclei resonate and absorb energy. When radio frequency pulse is applied to these nuclei having same frequency as of their Larmor frequency, the nuclei resonate and absorb energy. Known as NMR, known as nuclear magnetic resonance, known as nuclear magnetic resonance, NMR. केमिस्ट्री याद आ रही होगी आप. Known as NMR. आगे लिख लें. When the radio frequency pulse ends, when the radio frequency pulse ends, when radio frequency pulse ends,
the nuclei de-excite and emit radio pulses. ऑन कर दो. The nuclei de-excite and emit pulses, radio pulses. And emit radio frequency pulses. Full stop. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए. The patients are placed नेक्स्ट पैराग्राफ जो पीछे रह गए, नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लेंगे. Patients are placed in the strong uniform magnetic field. ये एमआरआई की बात कर रहा हूं. इन एमआरआई में क्या करते हैं हम? एनएमआर यूज करते हैं. एमआरआई में हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज करते हैं. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, हम एमआरआई की बात कर रहे हैं. इन एमआरआई पेशेंट्स आर प्लेस्ड in a strong uniform magnetic field. अच्छा, पहले ये डायग्राम बना रहे हैं. पेशेंट्स आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन डायग्राम. ये डायग्राम बना, ये वाली डायग्राम, पेशेंट, कॉइल, ये सब डायग्राम बनाए. प्लीज हरी अप. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये पेशेंट है, इसके अराउंड कॉइल है, इनको नजर नहीं आ रहा. मैग्नेट प्रोड्यूसिंग लार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेट, और मैग्नेट प्रोड्यूसिंग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले. और ये डब्बे हैं, ब्लॉक डायग्राम. प्लीज जल्दी से बनाएं. इसको स्टॉप कर दो. अच्छा बेटा, आपने डायग्राम बना ली. उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको लिखवा रहा हूं उसका मेन प्रिंसिपल, एमआरआई इन डायग्नोसिस. एग्जाम में भी ऐसी क्वेश्चन आता है. देखो, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन प्रिंसिपल ऑफ द यूज ऑफ एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस टू ऑब्टेन द डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर. 8 मार्क्स. ये 8 मार्क्स के लिए आया है. तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं आपको. मार्किंग स्कीम भी सामने रख लेते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं. मैं मार्किंग स्कीम वाले पॉइंट्स इंक्लूड कर दूंगा. थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं. हाँ जी, ये पॉइंट्स इंक्लूड करूंगा. मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूं, इंक्लूड कर दूंगा. आप इसको कॉपी नहीं करेंगे. तो आपने डायग्राम बना लेना, उसके नीचे लिखिए. पहला ये पॉइंट तो लिख लिया था ना, पेशेंट्स आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. चलिए दोबारा लिख लें. लिखिए, इन एमआरआई, प्लीज फास्ट. इन एमआरआई पेशेंट्स आर प्लेस्ड in a strong uniform magnetic field
in a strong uniform magnetic field so that the Lamer frequency of hydrogen nuclei so that the Lamer frequency of the hydrogen nuclei should be in radio frequency region. उसके बाद लिखिए a non-uniform magnetic field is superimposed on a uniform magnetic field. A non-uniform, fully calibrated. ऐसे लिखिए a non-uniform is superimposed. A non-uniform magnetic field is superposed. A non-uniform magnetic field is superposed on a uniform magnetic field. A non-uniform magnetic field is superimposed on a uniform magnetic field which is fully calibrated. उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, a radio frequency pulse रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, प्लीज एक मिनट, इससे पहले एक और पॉइंट लिखना है, सॉरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स काटिंग। इसके बाद लिखिए, आपने लिखे ना नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सुपरपोज ऑन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज फुली कैलिब्रेटेड। उसके बाद लिखिए द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई स्टार्ट टू प्रिसेस the hydrogen nuclei start to precess at Lamer frequency about external magnetic field. Hydrogen nuclei start to precess at Lamer frequency about external magnetic field. उसके बाद लिखिए a radio frequency pulse at Lamer frequency is applied. A radio frequency pulse at Lamer frequency is applied. A radio frequency pulse at Lamer frequency is applied. जल्दी लिखो प्लीज। A radio frequency pulse at Lamer frequency is applied. Now the hydrogen nuclei absorb energy and resonate. This causes resonance. The hydrogen nuclei absorb energy, that is resonate. They get excited. They absorb energy, resonate, they get excited. Next point लिखिए,
when nuclei de-excite, when nuclei de-excite, they emit radio frequency pulses. 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 The pulses are detected and processed. The pulses are detected and processed. The pulses are detected and processed. The pulses are detected and processed के बाद लिखिए non-uniform magnetic field allows the position of resonating nuclei to be determined. Non-uniform magnetic field allows the position of resonating nuclei to be determined. Non-uniform magnetic field allows positions of resonating nuclei to be determined. Non-uniform magnetic field allows positions of resonating nuclei to be determined. Positions of resonating nuclei to be determined. And allows for the location of detection can be changed. And allows for location of detection can be changed. It allows for location of detection can be changed. It allows for location of detection can be changed. तो बेटा ये 8 मार्क्स के लिए आया हुआ है MRI. इसको बंद करो प्रोजेक्टर. It allows for location of detection can be changed. तो बेटा हमने MRI पढ़ ली है. कल मैं आपको दोबारा से डिटेल बता के इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा. बाकी इसको ऑफ कर दें.